हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। आज हम बचे हुए 10 पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करेंगे इंडियन इकोनॉमी पोर्शन से। तो कमिंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 11 इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 11। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF began operations in the year 1947. 1st March 1947 was the day when International Monetary Fund began its operations. 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1945 it was formally established. So the correct option for this question is option B. Now coming to the next question, question number 12. In the Human Development Index HDI, the longevity is measured by. Longevity मतलब कितने लंबे समय तक आप जी सकते हो. That is given by life expectancy at birth, जिसको कि HDI के 3 पैमाने थे, 3 पैरामीटर्स थे, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उसमें हेल्थ को इंडिकेट करते थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द 14th फाइनेंस कमीशन? 14th फाइनेंस कमीशन, अभी 15th फाइनेंस कमीशन जब क्वेश्चन पूछा गया था, 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह के चेयरमैनशिप वाला न्यूज में ज्यादा था, इसलिए क्वेश्चन ये पिक हुआ है। तो 14th फाइनेंस कमीशन, द कमीशन वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर सी रंगराजन? नो, इट वाज चेयर्ड बाय YB रेड्डी, जो कि RBI के गवर्नर थे। द कमीशन रिकमेंडेड अचीविंग 90% मीटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द एंड ऑफ ईयर 2012? नहीं भाई, जब कोविड के बाद आपका ऑपरेशन शुरू होता है 15th फाइनेंस कमीशन का, और फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन 5 साल के लिए होता है, ये भी आपको पता है। तो दैट मीन्स 2020 के पहले 5 साल कुछ होगा इस तरह का सिनारियो 14th फाइनेंस कमीशन का। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो 2015 से 20 इसका टेन्योर था। गेटिंग माई पॉइंट? So the option D is also wrong. The commission was mandated to make recommendations for the period 2010 to 2015. ये भी गलत है। Option C, the commission recommended an increase in the share of tax devolution to states to 42% of the divisible pool. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे हुआ था? 32% था 13th फाइनेंस कमीशन में, और 14th फाइनेंस कमीशन में इसी को इंक्रीज करके 42% कर दिया गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज फ्रॉम डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज दिए हुए हैं, दूसरे तरफ उनके फीचर्स दिए हुए हैं। अब आप इसको सबसे आसान तरीके से समझोगे, जब भी डेमोग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल फेज पे क्या होगा। इनिशियल फेज पे हाई लेवल का पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, यानी कि वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए होगा क्योंकि लोगों को अवेयरनेस भी नहीं पता है, और लोगों को पता है कि उनके बच्चे डेथ कर जाएंगे। तो इनिशियल फेज में जब ज्यादा डेथ हो, क्योंकि कुछ भी एडवांसमेंट नहीं है, एडवांसमेंट नहीं है, तो कहने का मतलब है कि जब फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा भी होगी, क्यों? क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने, क्यों? क्योंकि अपने जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, साथ में हाई रेट होगी, क्यों? क्योंकि साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेज होगा हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी का होगा, यानी कि ये होगा नंबर 1 का। सेकेंड क्या होगा? जब एडवांसमेंट शुरू होगा तो दवाएं आनी शुरू होंगी, जब मेडिसिन आएंगी तो मेडिसिन से क्या होगा? मोर्टेलिटी रेट कम होगा, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंट डेथ्स हो रहे थे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिनारियो, जो भी कंडीशंस, यानी कि जो भी
कोई भी डिजीज होता था उससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती थी, उससे डेथ होने लगता था, तो ये साइंटिफिक एडवांसमेंट से कम होगा। इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होंगे तो उससे क्या होगा, आप न्यूट्रिशियस डाइट ले पाओगे तो उससे कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह के चांसेस कम होंगे। अगर आप बेटर ड्रिंकिंग वाटर ले पाते हो तो उससे आपका क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीजेस कम होंगे। तो यानी कि सेकेंड स्टेज क्या होगा, डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी। थर्ड स्टेज के बाद क्या होता है कि अब एडवांसमेंट होने लगा तो लोग जागरूक भी होने लगे और उनको भी पता है कि ज्यादा ऑफस्प्रिंग अब पालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट अब कम हो गया है, तो उनको कम बच्चे पैदा करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे लोग कम बच्चे ही पैदा करेंगे। तो थर्ड केस इज द केस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। और उसके बाद फाइनल स्टेज पे क्या होता है, जब पॉपुलेशन स्टेगनेट कर जाता है, यानी कि स्टेशनरी पॉपुलेशन लेवल पे पहुंच जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी, 1P 2S 3Q 4R. Getting my point? Now coming to the next question, question number 15. The minimum support prices in India are notified based on the recommendations of which one among the following commissions? इसका हमने IIT JAM के PYQs में किया था। कौन सा है? Commission for Agricultural Costs and Prices. Getting my point? So this is one of the easiest questions. इसी से आपका minimum support prices यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस की बात हुई थी, तो आप हमेशा याद रखेंगे CA-CP की। Now coming on to the next question, question number 16. In an economy, the dependency ratio is the ratio of, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी का मतलब है काम करने वाले लोगों पे जो काम नहीं कर रहे हैं वो कितने आश्रित हैं, कितने डिपेंडेंट हैं। कहने का मतलब कि डिपेंडेंट वर्किंग एज वाले लोगों पे कितने डिपेंडेंट हैं, उसका रेशियो क्या है, यही आपका डिपेंडेंसी रेशियो। यानी कि एक वर्कर, एक वर्किंग एज पॉपुलेशन का इंसान कितने लोगों को पाल रहा है, कितने लोग उस पर आश्रित है, कितने लोग उस पर डिपेंडेंट है। तो इसका कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन को अलग ले लो, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन को अलग ले लो, दोनों का रेशियो निकाल दो। दैट मीन्स नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन टू द वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑल अदर्स आर डिफरेंट। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, द डिपेंडेंसी रेशियो वुड बी नॉन वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन टू द वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के पास टैक्स, जो भी डायरेक्ट टैक्स देते हो, इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स किसके पास जाता है, वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरे टाइप का डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स देते हो, कॉर्पोरेट टैक्स का कौन लेता है, इनकम टैक्स की तरह ही कॉर्पोरेट टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी किस पे लगता है, जो बाहर से कमोडिटी जा रही है, जो भी बाहर से कमोडिटी आएगी उस पे भी जो भी टैक्स लगेगा वो किसके हाथ में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। लेकिन लैंड रिवेन्यू नहीं है, तो लैंड रिवेन्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि लैंड रिवेन्यू जो भी मिलता है स्टेट्स को जाता है, लैंड रिवेन्यू स्टेट्स को जाता है। जो भी आप रजिस्ट्री वगैरह का पेमेंट करोगे प्रॉपर्टी का, लैंड के ऊपर सर्कल रेट्स, वो सारे स्टेट्स के फाइनेंस होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए। गेटिंग माय पॉइंट? Now coming to the next question, question number 18. What is the weightage of manufacturing sector in the index of industrial production during 2020-2021? So the correct option for this question would be option A, 78%. Generally around 77.6%, 77.6, 77.7, 77.5 ऐसे करके आपको ऑप्शंस अगर दिखें तो उसको टिक मार देना। अब इस पे समझो, ये आपके लिए टफ पड़ेगा क्योंकि डेटा इतना याद नहीं रहेगा। आईआईपी के बारे में जो समझ लो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताता है कि कैसे इंडस्ट्रीज एक्सपेंड कर रही है। उसमें बेसिकली दो सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है इंडस्ट्रीज को, यूज बेस्ड एंड ब्रॉड कैटेगरीज का करके, और वहां से निकालते हैं, इंडेक्स करते हैं, और हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ कैसे हो रहा है, एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। सो इस तरह से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए फॉर दिस 18 नंबर क्वेश्चन। Now coming to the next question, question number 19. Many scholars consider the study conducted by Dandekar and Rath in the 1960s as the first systematic assessment of poverty in independent India. Which option from the following is not correct about the study? अब हम लोग आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस में दांडेकर एंड रथ की बात किए थे, जो कि 1971 में आया था। 1971 में आया था और उसको फर्स्ट सिस्टमेटिक तरीका से भी बोलते हैं। अब इसके रिकमेंडेशंस की अगर बात करोगे तो इन ऑप्शंस में जो दिया हुआ है इसमें ये ऑप्शन गलत आ रहा है। यस, कैसे? अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज द स्टडी यूज द डेटा ऑन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1960-61 राउंड ऑफ द एनएसएसओ। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि 1960-61 के ही एक्सपेंडिचर सर्वे के डेटा को लिया था उन्होंने। स्टडी यूज द आइडेंटिकल कैलोरी नर्व्स फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, 2250 कैलोरीज पर पर्सन लिया था। अब यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंक्शन भी नहीं किया था एज के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से डिबेट शुरू होते हैं कि यार इसको तो जेंडर न्यूट्रल कर रखे हो। ऐसे क्यों? क्योंकि हर जेंडर के अकॉर्डिंग, हर एज के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए भी अलग अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़नी चाहिए। ऑप्शन सी is the poverty head count ratio estimated by the study was higher for rural areas than that for urban areas. ऐसा नहीं था। जब भी अर्बन एरियाज के लिए देखोगे, अर्बन एरियाज के लिए आप कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर हाई कर दोगे तो उसमें क्या होगा, अर्बन एरियाज का ऑटोमेटिकली ज्यादा पॉवर्टी एस्टिमेशन हो जाएगा। तो इसी कारण से हेड काउंट रेशियो में ज्यादा आ गया था। और option D, the study used the same poverty line for all states. Yes, the study used same poverty line for all the states. So correct option for this question is option number C. Now coming to the last question in this series, which of the following statements is or are correct about प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत ही फेवरेट स्कीम है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, तो इसके बारे में आप देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इट हैज बीन अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें डायरेक्ट हमने स्किल डेवलपमेंट वाली अलग से मंत्रालय बनाया था, उस मंत्रालय को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके अंदर में है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2010। अरे भाई, मोदी जी के पहले तो इसकी चर्चा ही नहीं होती थी, तो ये 2014 के पहले कैसे हो सकता है? तो वैसे आप याद रखना 2015 में लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन सी, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही ऑप्शन है। एनएसडीसी ही इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी के तौर पे आया था कि कौशल विकास योजना को आप स्किल को मैच करेंगे, इंडस्ट्री और एजुकेशन को आप मिलाकर देखेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स के वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, ताकि हमें हेल्प मिल पाए इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। तो यही हमारा मोटो था और इसके लिए हमने एक नया एजेंसी लाया था कि जो कि इसके इंप्लीमेंटेशन में काम करेगी। कमिंग टू ऑप्शन डी, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हैज बीन टू इनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ्स टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट एंड स्किल ट्रेनिंग। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो इंडियन यूथ हैं उनके ही लिए तो बात किया, उसके लिए ही तो ये लाया गया था स्कीम। ये स्कीम बताता है कि कैसे स्किल का जो मिसमैच हो रहा था उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। कैसे एड्रेस कर पाएंगे? जो भी रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्रीज को, वही स्किल सेट्स हम डेवलप कराएंगे जो भी यूथ्स मार्केट में आ रहे हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यहां पे इंडियन इकोनॉमी पोर्शन के आईआईटी गेट के पीवाईक्यूज एंड करते हैं। आपको फिर मिलेंगे हम सीयूईटी पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इंडियन इकोनॉमी पे। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़ते रहिए। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी कुछ हमने मॉक वीडियोस डाले हुए हैं,
कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन हमने चालू कर रखे हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, हमारे लोकेशन पे आ सकते हैं, जब चाहें जब भी बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, ताकि आपको भी इकोनॉमिक्स सीखने में आसानी मिल पाए। तो हम लोग मिलेंगे आगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।